नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। खबर सिद्धार्थनगर से है। गेहूं के खेत में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है और आग लगने के कारण गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। दमकल की गाड़ियां और गांव के लोगों ने इस आग पर काबू पाया है। डुमरियागंज तहसील के औसानपुर गांव की घटना है। ये देखिए आप तस्वीरें। धू धू करके जलती फसल, गेहूं का खेत, दमकल की गाड़ियां और ग्रामीण लगे तब जाकर इस आग को काबू किया गया, लेकिन फसल जलकर राख आग लगने के कारण। सिद्धार्थनगर की तस्वीर किसानों के लिए, किसानों के परिवारों के लिए और जिनका ये खेत था उनके लिए कितनी दुखद ये घटना, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। दमकल की गाड़ी और ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाया है और उसके प्रयास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। सिद्धार्थनगर तराई का इलाका, जहां पर डुमरियागंज तहसील और उसका औसानपुर गांव, जिसके खेत में आग लगी। ये सिद्धार्थनगर की तस्वीर है। आप ग्रामीणों को देख सकते हैं और इसमें दमकल विभाग के भी लोग हो सकते हैं। इस आग को काबू करने के प्रयास, आग पर पानी डालने के प्रयास, आग को काबू किया गया लेकिन फसल जलकर राख। डुमरियागंज तहसील में सिद्धार्थनगर जिले में एक्सक्लूसिव ये फुटेज है। तो कहीं और एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए। प्रदेश में बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और एक आयोग से ही बेसिक माध्यमिक कॉलेजेस में शिक्षकों का चयन होगा। उच्च और प्राविधिक कॉलेजेस में भी आयोग से ही शिक्षकों का चयन होगा। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नवीन आयोग से ही शिक्षकों की भर्ती होगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी नवीन आयोग से ही भर्ती की जाएगी। संस्कृत महाविद्यालय में नए आयोग के जरिए ही भर्ती होगी और नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। सुनिश्चित किया जाए कि टीईटी परीक्षा कराने के निर्देश हैं। नवीन एकीकृत आयोग में अनुभवी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाएं। सदस्यों में वरिष्ठ न्यायाधीश और अनुभवी शिक्षाविदों को स्थान दें। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। ये बड़ी पहल। संस्कृत महाविद्यालय में भी इसी आयोग के जरिए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। नए आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। नवीन एकीकृत आयोग में अनुभवी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री का निर्देश है। और एक और अपडेट आपको दे दें, 27 अप्रैल से पहले जारी होगा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट। जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने रिजल्ट के बारे में जानकारी दी। एनसीईआरटी सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटाने के मामले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री गुलाब देवी ने पलटवार किया है। विपक्ष पहले चीजों की पूरी जानकारी कर ले, यह कहना है मंत्री गुलाब देवी का। माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, वरिष्ठ विधायक भी हैं। हमारे साथ में इस समय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मैम, जानना चाहेंगे जो आयोग का गठन है, आप लोग के साथ में पहले कई दौर की बैठकें हुई, तब जाकर इस पर फैसला तय हुआ और अब मुख्यमंत्री के निर्देश आ गए आयोग गठित करके भर्ती करने। माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण समदर्शी है। उन्होंने चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राविधिक शिक्षा हो, सबका एक आयोग बनेगा जिसके आधार पर योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी एक कमी ना आवे, कोई बाधा ना पड़े। मैम, क्या माना जाए, जैसे आप लोग से कई बार जब बैठक हुई तो चर्चा हुई होगी तमाम इस आयोग के फायदों को लेकर कि आखिर किस तरह से इसका फायदा मिलेगा, इन भर्तियों में एक रूपता आना या बाकी चीजें। इसमें जो नियम बनाए जाएंगे वो इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे सामान्य वर्ग हो और चाहे अल्पसंख्यक हो
सभी के लिए जो है इसमें वरीयता दी जाएगी। अभी जो एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव हुआ, चाहे वो मुगलों के से जुड़े इतिहास की बात चली हो, या फिर अब देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता को हटा दिया गया जो वापस होनी चाहिए। जितने जो हमारे विपक्षी सदस्य हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पहले तो इस तथ्य के लिए समझ लें और समझने के बाद में तभी बोलें, क्योंकि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी की पुस्तक एक ऐसी है जो एनसीईआरटी से नहीं छपवाई जाती है, वो हमारी अपनी है। उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। शेष सारा सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्धारित होता है उसी को पढ़ाया जाता है। उसमें किसी प्रकार का चाहे परिवर्तन हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी नई चीज़ जोड़ी जाए, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चों के सार्वजनिक हित के लिए क्या उपयोगी होगा। और ये एक प्रदेश में नहीं है, ये कई प्रदेशों में ये चल रहा है, इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। तथ्यों की जानकारी लेकर ही कुछ बोलना चाहिए। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा, जहां तक मैं समझती हूँ कि 27 तारीख से पहले आ जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आइए आगे बढ़ते हैं। एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी अपडेट, एमएलसी बनने के कारण तारिक मंसूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एएमयू के प्रोफेसर वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज होंगे एक्टिंग वाइस चांसलर। तारिक मंसूर वीसी थे, वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, इस्तीफा दे दिया चूंकि वो एमएलसी बनाए गए हैं और उनकी जगह प्रोफेसर वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज एक्टिंग वीसी होंगे एएमयू के। पूर्णकालिक वाइस चांसलर की नियुक्ति तक एक्टिंग वीसी की भूमिका निभाएंगे मोहम्मद गुलरेज, प्रोफेसर वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज। और एक ताजा अपडेट दिल्ली से है। भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कहा है शिक्षा नीति में जब सुधार मांगे जा रहे थे तब अखिलेश कहां थे। नए शिक्षा पाठ्यक्रम में देश की रचना है। नई शिक्षा नीति स्वर्णिम भारत की आधारशिला रखेगी। हम देशभक्तों को अब्दुल कलाम, राष्ट्रभक्तों को पढ़ाएंगे, ये कहना है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का। अखिलेश यादव ने भी कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटाई गई, फिराक गोरखपुरी गजल हटाई गई है, विष्णु खरे की कविता हटाई गई है, तो उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा बीजेपी जवाब दे। वो मेरे छोटे भाई हैं अखिलेश, और उनको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। अखिलेश, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो नया रचना संसार आ रहा है ना, उसमें देश है, उसमें सूर्यकांत जी भी हैं, निराला उसमें अंदर तक है। तुम पहले पढ़ो तो सही कि कौन से पाठ्यक्रम में क्या क्या आ रहा है। और इसलिए देशभक्तों का तो ये जो जुनून है वो पाठ्यक्रम में दिखाई देगा आप लोगों को। आपने तो केवल ढोंग रचा है, लेकिन आज की पीढ़ी अपने धरती पर खड़े होकर के और आसमान को छूने की देशभक्ति के रास्ते से होकर के गुजरेगी। हम अपने जीवन मूल्यों के रास्तों से होकर के गुजरेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। तो इसलिए जब भी वो जो चाहो कह दो, जो चाहे कह दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में, जब मैं भारत का शिक्षा मंत्री था, मुझे इस बात की खुशी है कि सारे देश के मुख्यमंत्रियों ने से मैंने संवाद किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा संवाद है, दुनिया का। जो 33 करोड़ छात्र, जितनी अमेरिका की कुल आबादी नहीं है, उससे ज़्यादा हमारा छात्र छात्र है। और लगता है कि इस पूरे विषय पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तब से बोलता रहा हूँ शुरू से, अरे राजनीति करने के लिए तुम्हारे पास पहले तो इस बात की राजनीति क्या, विकास की राजनीति करो ना। ये छोटी छोटी बातों में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और फिर मैंने तो सबसे बड़ा संवाद मैं अखिलेश जी को कहना चाहता हूँ, प्रिय भाई अखिलेश, क्या जब NEP 2020 बना रहे थे तब कोई सुझाव आपके थे? हम तो पूरी दुनिया से संवाद कर रहे थे, तब आप किधर थे? और जिसने भी सुझाव दिया, हमने उस सुझाव को लिया। 2.5 लाख तो ऑनलाइन सुझाव आए, 2.5 लाख। और मैं बता सकता हूँ देश के किसी को भी किसका क्या सुझाव आया। तो जब चर्चा हम कर रहे थे तब आप चुप थे, और अब नई नई बातों को कह रहे हैं, और वो भी आधे अधूरी। हम शिक्षा में
राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देश की आधारशिला है, उसके साथ कोई बेईमानी करे ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने बयान दिया है, काशीराम के नाम पर राजनीति नहीं हो रही। कह रहे हैं उदयवीर सिंह, बसपा जो कर रही है मजबूरी में कर रही है, सपा में सब कुछ ठीक है, दलितों के साथ समाजवादी पार्टी अन्याय नहीं होने देगी, ये कह रहे हैं उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया अखिलेश जी ने, और बसपा के जो कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान करते हैं आप लोग, उनके नाम पर जब जिलों का नाम रखा जाता है वो बदल देते हैं, और अब इस तरह के ढोंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों कार्यकर्ताओं की भावना और इच्छा के अनुरूप साथ आई थी। जब गठबंधन हुआ तो बहुत सारी पुरानी बात गड्ढे में चली गई, और मायावती जी ने और नेताजी ने मंच साझा किया, एक दूसरे का प्रचार किया। तो ऐसी परिस्थितियों में उन पुरानी बातों का कोई विषय नहीं बचा। बहुत सारे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने साथ काम किए लोग हैं वो सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम भी कर रहे हैं, और आज भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस गठबंधन की भावना से एक दूसरे के बातों को, विचारधारा को शेयर ही नहीं करते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ना भी चाहते हैं। अब जो भी बसपा की मजबूरी रही कि लोकसभा में अच्छी सीटें आने के बाद, 0 से 10 जाने के बाद भी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। मुझे लग रहा है उन्हीं मजबूरियों में वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, वरना समाज काशीराम जी का योगदान है समाज को परिवर्तित करने में। आगरा से खबर है, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन का बयान है, सपा दलितों के साथ खड़ी है, सपा मुद्दों की राजनीति कर रही है और सपा दलितों के विकास की बात करती है। काशीराम और मुलायम सिंह के एक जैसे विचार थे, ये कहना है सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन जी हैं। सर, ये कल एक के बाद एक ट्वीट मायावती के, एक के बाद एक ट्वीट उनके जो उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद, उनके भतीजे, उनके आए और कहा कि दलितों की सबसे बड़ी विरोधी समाजवादी पार्टी है। सिलसिलेवार तरीके से वो लगातार उन्होंने बयान दिए ट्वीट करके। तो ये इसको क्या लग रहा है, इस पॉलिटिक्स को कैसे देखें? उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अंतर्गत तो फैसला जनता को करना है। 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, दलित दो राह पर खड़ा हुआ है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और हमारा मानना ये है कि दलितों के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक दलितों का सवाल है, उनको ये लगना चाहिए कि उनके हितों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है, जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रयास है वो ये है कि हम अपने आचरण से एहसास कराएं कि गर्दिश में हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी लड़ाई हम ही लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगरा से खबर है, भाजपा विधायक जीएस धर्मेश और दरोगा में बहस की खबर है। आगरा के सदर थाने में दोनों के बीच जमकर बहस हुई है। भाजपा विधायक से दरोगा बोले हैं कि दबाव में नहीं आऊंगा, किसी की पैरवी करने पहुंचे भाजपा विधायक जीएस धर्मेश। दरोगा महेश कुमार और विधायक की बहस का वीडियो वायरल हो गया है और इसमें दरोगा कहते दिखाई दे रहे हैं कि दबाव में नहीं आऊंगा। आप दबाव जो है तुमसे बात नहीं करना है, तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करना है। तुम मुझे आवाज में बात सुन लियो, किस तरह बात कर रहे हो मुझसे, बोला बताओ क्या बोलो, क्या बोले मामा, नहीं बोलिए ना, आप क्या बोलोगे, जो करना है करा तो जाओ। हमने आपको आते हुए देखा ही नहीं, जिसने आपने देखा ना मेरे भाई को गन्ना में जाके बताना आपको, मैं बयान लिख रहा हूँ, इस तरह मुझे आवाज में जो करना कर लो, क्या बोल रहे हो तुम मुझे? आप दबाव जो है तुमसे बात नहीं करना है, तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करना है। मुझे आवाज में बात सुन लियो, किस तरह बात कर रहे हो मुझसे। देखिए आप, ये वीडियो वायरल हो रहा है, दोनों के बीच में कहा सुनी आप सुन सकते हैं। विधायक जी इस तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ दरोगा, और विधायक का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जीएस धर्मेश, दरोगा महेश कुमार। इन दोनों के बीच बहस हुई। दरोगा महेश कुमार कह रहे हैं आप दबाव क्यों बना रहे हैं? मुझे आवाज में बात सुन लियो, किस तरह बात कर रहे हो मुझसे, बोला बताओ क्या बोलो, क्या बोले हम आपको, नहीं बोलिए ना, आप क्या बोलोगे, जो करना है करा तो जाओ। हमने आपको आते हुए देखा ही नहीं, जिसने आपने देखा ना मेरे भाई को गन्ना में जाके बताना आपको, मैं बयान लिख रहा हूँ, इस तरह मुझे आवाज में जो करना कर लो, क्या बोल रहे हो तुम? आप दबाव जो है तुमसे बात नहीं करना है, तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करना है। मुझे आवाज में बात सुन लियो, किस तरह बात कर रहे हो मुझसे, बोला बताओ क्या बोलो, क्या बोले हम आपको, नहीं बोलिए ना, आप क्या बोलोगे, जो करना है करा तो जाओ। हमने आपको आते
आते हुए देखा ही नहीं। जिसने आपने देखा ना मेरे बयान को गन्ना में जाके बताया ना आपको, मैं एक बयान लिख रहा हूँ। इस तरह उनके बाद में जो करना कर लो। क्या बोल रहे हो तुम? आप दबाव जो मैं तुमसे बात नहीं करने आया था, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करने आया था। ऊंची आवाज में बात सुन ली, किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? बोला बताओ क्या बोलो? क्या बोले हम आपको? नहीं बोलिए ना, आप क्या बोलोगे? जो कराना है करा तो जाओ। हमने आपको आते हुए देखा ही नहीं। जिसने आपने देखा ना मेरे बयान को गन्ना में जाके बताया ना आपको, मैं एक बयान लिख रहा हूँ। इस तरह उनके बाद में जो करना कर लो। क्या बोल रहे हो तुम? आप आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दलितों पर बयान दिया है। कहा है सबसे ज्यादा कांग्रेस ने रखा है दलितों का ध्यान। सपा पर प्रमोद तिवारी ने तंज कसा है। कहा है सपा कुछ भी करे, दलित वर्ग सब जानता है। निकाय चुनाव में कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत की मौजूद है। सर, अगर बात करें तो अब दलित वोट को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति जोरों पर है। अखिलेश यादव ने कल काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, बसपा ने भी उन पर अटैक किया, बीजेपी ने भी अटैक किया, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो दलितों को वोट देने के लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन कर रखा है। देखिए, काशीराम जी के साथ मिलकर मुलायम सिंह जी ने 1993 का चुनाव लड़ा था। ये इतिहास 1996 में हम काशीराम जी के साथ मिलकर लड़े थी, कांग्रेस लड़ी थी। काशीराम जी एक मिशन के तहत आए थे। बाद में जो हो रहा है वो उनके समय में संभव नहीं था। सारे नेता उनके साथ थे, काशीराम जी की छोड़ के चले गए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहाँ हैं वहाँ उन्होंने अगर काशीराम जी की प्रतिमा स्थापित की तो अच्छा काम किया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस देश के दलित के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए अगर किसी ने किया है तो हमारा 3/4 जब बहुमत था और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, तो इनको आरक्षण नौकरियों में हमने दिया था, कांग्रेस ने दिया था। आज लोकसभा और विधानसभा में अगर आरक्षित हैं सीटें तो कांग्रेस ने किया था। कानून मंत्री आदरणीय अंबेडकर जी को कांग्रेस ने बनाकर मौका दिया था कि ऐसा संविधान लागू करें। पहला राष्ट्रपति इस वर्ग से, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति अगर किसी ने दिया था तो कांग्रेस ने दिया है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे रामनगर से आ रही खबर के साथ। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ ने हाथी पर हमला किया और बाघ और हाथी की लड़ाई का वीडियो सामने आ गया है। पर्यटकों ने दोनों की लड़ाई को कैमरे में कैद किया है। सोशल मीडिया पर दोनों की लड़ाई का वीडियो वायरल हो चला है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां पर यह जंग हुई हाथी और बाघ के बीच में, ये देखिए आप, और ये एक पर्यटक के द्वारा कैद किया गया कैमरे में। आप देख सकते हैं इस संघर्ष को, एक्सक्लूसिव ये आपकी स्क्रीन पर। रामनगर से हाथी और बाघ का संघर्ष, पर्यटक के कैमरे से कैद ये वीडियो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में संघर्ष हुआ हाथी और बाघ के बीच में। दो शक्तिशाली जानवर जंगल के आमने सामने आ गए। बाघ और हाथी की ये जंग आपकी स्क्रीन पर, रामनगर की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो हुआ। बाघ ने हाथी पर हमला किया और बाघ और हाथी की लड़ाई आप देख रहे हैं। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये घटना एक पर्यटक के द्वारा कैमरे में कैद की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।